स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके बीच लेकर आया हूँ। मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि हर श्रृंखला को मैं इस तरीके पढ़ा रहा हूँ, मैपिंग से पढ़ा रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक जगह बन जाए। और जब जगह बन जाएगा तो आपको जो जितना भी आप पढ़ रहे हैं भूलेगा नहीं, और एक अस्थायी ज्ञान के रूप में आपका सेव हो जाएगा। जैसे एक पेन ड्राइव में आप सेव कर लेते हैं तो इससे आपके पेन ड्राइव में सेव हो जाएगा। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बस सोचेंगे, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके हम आपके दिमाग में एक जगह बनाना चाहते हैं, जितना मैं पढ़ाऊँ एक जगह बन जाए। इसी तरीके से मैं मैथ भी पढ़ाया हूँ। इसी तरीके से आपको रीजनिंग में एक क्लास हुई है, आज दूसरी क्लास चलेगी। तो इस तरीके जितने भी मैं क्लास पढ़ाऊँगा आपके लिए बेहतरीन पढ़ाऊँगा, बेहतर से बेहतर पढ़ाऊँगा। बस आपको जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपका चैनल यूथ सक्सेस प्रयागराज है और इसको ऊंचाइयों तक ले जाइए। जितना ऊंचाई तक इसको ले जाएंगे इतना ऊंचाई तक मैं आपको ले जाऊंगा। आपको जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचाना हमारा काम है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है कि आपके लक्ष्य को तक पहुंचाना, आपको लक्ष्य तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों। और हम जो है इस चीज़ को जो है मैंने हिमालय के बारे में पहले तो हम भारत की उत्पत्ति मतलब भारत की जो है बताएं कि भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, और भारत का परिचय भी पढ़ा चुके हैं, भारत की स्थिति विस्तार पढ़ा चुके हैं। और भारत का जो है ट्रांस हिमालय, भारत के हिमालय 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बेहद हिमालय और मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हम ट्रांस हिमालय पढ़ा चुके हैं। अब आज का सेशन जो है आपका है बेहद हिमालय। ऐसा मैं पढ़ाऊँगा कि आपके ऐतिहासिक सेशन हो जाएगा। और समझ लीजिए, इतिहास कलम से नहीं लिखी जाती है, हौसले से लिखी जाती है। बस इरादा मजबूत होना चाहिए तो ज़िंदगी में जो है आप इतिहास लिखेंगे। आइए, जीवन में आपके उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं। आप जुड़िए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आपको इतना बेहतर दूंगा कि आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आप स्कोर करने बस आपको जुड़ना है और आगे पढ़ना। आइए पढ़ते हैं हम भारत का स्वरूप में जो है हिमालय 4 भागों में बांटा गया था। 4 भागों में बांटे 4 भागों में मैंने बताया कि जो है ट्रांस हिमालय के बारे में बताया कि ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीनतम है, क्योंकि अंगारालैंड का जो है यूरेशिया अंगारालैंड का भाग है। क्योंकि और जो है हम लोग जो है मैदानी भाग में रहते हैं, और जो है बेहद हिमालय जो है इसका भाग था। जब कहने के मतलब ये चीज़ें जो है नवीन वलित जो है माना जाता है। नवीन वलित मैंने बताया था आपको कि नवीन वलित का मतलब क्या होता है। जब जो है दो प्लेटें टकराई तो इस तरीके जब 2 प्लेटें टकराई तो इधर जो है अंगारालैंड है, इधर जो है भारत के प्रायद्वीप उपमहाद्वीप जाते हुए टकराई यहाँ से। तो जितना उठ सका तो उठा, इस पे ट्रांस हिमालय इधर स्थित है, उठा। इसके बाद फिर जाके यहाँ पे जितना ऊपर जा सका। इसके बाद फिर दूसरा मध्य हिमालय आता है, यहाँ पे फिर आता है शिवालिक हिमालय। इस तरीके की सीढ़ियाँ एक वलित जो बनते हैं, इसलिए इसे कहा भी जाता है कि नवीन वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद हम आपको बताए थे कि जिस तरीके ऐसे है तो हमारी ये बेहद हिमालय ट्रांस हिमालय तो हमारा जो है ट्रांस हिमालय हमारा इस तरीके होता है पर ठीक है। ट्रांस हिमालय हमारा से मजबूत था, प्राचीनतम ये माना जाएगा। लेकिन नवीन वलित में अगर प्राचीनतम माना जाएगा तो प्राचीन माना जाएगा क्योंकि जो है इसका निर्माण अवसादों, मैंने अभी आगे पढ़ाऊँगा कि कौन कौन चीज़ से कौन पत्थर से बने हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। आते हैं आगे पढ़ते हैं कि बेहद हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है, ये भी पढ़ते हैं क्योंकि पूछा जाता है कि किस किस नाम से जाना जाता है। इसे पढ़ते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, कहेगा कौन सा हिमालय का कौन सा भाग है, तो आप नहीं पता रहेगा तो आप नहीं मार पाएंगे। आते हैं सीधे पॉइंट पे। बेहद हिमालय के जो है हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इस 4 नामों के करने के मतलब महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री हिमालय और बेहद हिमालय के मतलब बेहद हिमालय या बेहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आपको बुक में इस नाम से भी पढ़ा जाता है, इस नाम पे कहीं मिलेगा, तो मैंने दोनों नाम लिख दिया है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। और आते हैं सीधे
पढ़ते हैं हिमालय के बारे। हिमालय के हिमालय मैंने बताया कि यह हिमालय का सर्वोच्च ऊंची चोटी है। मैंने बताया कि ये जो है इस तरीके निर्माण हुई है, इस तरीके निर्माण हुई है, तो हिमालय के सर्वोच्च चोटी के नाम से जाना जाता है। तो आते हैं सीधे, सर्वोच्च ऊंची श्रेणी के नाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट मैंने बताया था कि अभी मैं ट्रांस हिमालय में बताया था कि इसमें काराकोरम में पढ़ाया था आपको कि काराकोरम में जो है K2 गार्डविन अस्टीन, जिसका 8611 मीटर है, 8611 मीटर की ऊंचाई है, जो है विश्व का दूसरा भारत में जो है, भारत का जो है पहला जो है ऊंची चोटी माना जाता है, ऊंची चोटी है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा जो है विश्व का विश्व तो भारत का था और ये था विश्व का जो है। तो सीधे आते हैं पर्वत श्रेणी। तो इस पे जो है स्थित जितने पर्वत श्रेणी मैंने बनाया है इस तरीके, देखिए मैं आपको बताऊं कि इस तरीके आते हैं। थोड़ा इस तरीके समथिंग है ऐसा ना, ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे है ना। तो इस तरीके जो है मैंने बताया कि इस तरीके है। तो इस तरीके मैंने बताया कि इसका जो है निर्माण जो है POK, मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय, जो मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ाया था, ट्रांस हिमालय में जो है K2 पढ़ाए थे। तो K2 में भारत का हिस्सा ही जो है K2 का है, लेकिन इसका जो है इस पे अधिकार जो है POK मतलब पाकिस्तान का अधिकृत जो है क्षेत्र माना जाता है भी। तो इसलिए इसका निर्माण जो है नागा जो है नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक जो है, नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ तक इसका विस्तार है। आपने देखा मैंने बताया था कि ये भी जो है क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र पड़ता है, तो ये भी हिमालय क्षेत्र, लेकिन हम यहाँ तक इसका जो है आपको बता रहे हैं। इसके आगे मैं बताऊँगा इसका क्या क्या है, लेकिन अभी थोड़ा सा बड़े, जितना आप स्टेप बाय पढ़ते रहेंगे आप जानते रहेंगे। आते हैं सीधे, अब आते हैं इस पर। देखिए मैंने बताया कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर पाए जाते हैं। देखिए इस पर्वत श्रेणी पर स्थित कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर पाए जाते हैं। मैंने जिस तरीके बताया है, आते हैं सीधे, इसलिए मुझे बताया कि इस तरीके मैंने बताया है, आप समझिए मैंने मैपिंग से किस चीज़ से क्या क्या पाया जाता है मैंने बताया है, और किस तरीके बताया, क्योंकि इससे बाहर आपका क्वेश्चन कहीं जाना नहीं है, बस आपको कंटिन्यू बनना है। और अपने जो है जिस तरीके हम आपको जो है जिस तरीके हम आपको दे रहे हैं, इस तरीके आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और बताइए, सुझाव दीजिए कि हाँ सर की क्लास कैसी लगी। सभी लोग लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। ठीक है, आते हैं सीधे POK से। मैंने बताया POK, मैंने ये भी बताया कि K2 जो है गार्डविन अस्टीन जो है POK का जो है पाकिस्तान का जो है कब्जा है, लेकिन भारत का क्षेत्र है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात आप इतना जान सकते हैं। तो POK से लेकर जो है अरुणाचल प्रदेश तक ये जो है बेहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय जो है, यहाँ तक क्षेत्र इसका है। आते हैं सीधा कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मतलब नंगा पर्वत से लेकर नंगा पर्वत इसका जो है स्टार्टिंग है, नंगा पर्वत से लेकर इसके बाद आते हैं बंदरपूछ, इसके बाद बंदरपूछ, फिर कामेट, बंदरपूछ कामेट, मैंने लिखा है बंदर और कामेट के बीच में, तो मैं बता रहा हूँ आगे, बंदरपूछ कामेट। साथ में फिर आता है नंदा देवी, फिर नंदा देवी के साथ अन्नपूर्णा, नंदा देवी के पास, हाँ नंदा देवी के पास, हाँ ये तीन पर्वत। कहने का मतलब आप जानते हैं
ये उत्तराखंड का भाग है। देखिए मैं बताया पीओके से लेकर हमें बताया यहाँ से नंगा पर्वत से लेके जो है यहाँ पे नंगा पर्वत से लेके ये जो लाइनिंग में दिया है, लाइनिंग हम दिए हैं आपको। देखिए मैंने बनाया इसके जो ये भाग है उत्तराखंड का भाग है, ये भाग उत्तराखंड का भाग है। फिर इसके बाद उत्तराखंड में अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड में कितने पर्वत श्रेणी पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में हम पहले जानेंगे हम जो है जानेंगे कि बंदरपूछ कामेट साथ में नंदा देवी 3 पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इसके बीच में जो है कामेट और बंदरपूछ के बीच में केदारनाथ, गंगोत्री जो है, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, जहाँ से हम लोग पर्यटन के रूप में जाते हैं। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये चीज़ जो है आप बद्रीनाथ, केदारनाथ के बारे में जानते हैं, जहाँ क्या गंगोत्री, जहाँ से जो है गंगा निकलती है, यहीं से निकलती है। तो मैं बताऊंगा किस तरीके क्या होगा, बस आप थोड़ा सा बने रहिए। जैसे मैंने बताया कि कहने का मतलब नंगा पर्वत से लेके यहाँ तक जो है आपका उत्तराखंड का क्षेत्र में पूछ लिया उत्तराखंड में कितने पर्वत पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के क्षेत्र में देखिए इतने पर्वत पाए जाते हैं। नंदा देवी जो सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, बेहद हिमालय का बता रहा हूँ, बेहद हिमालय का, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, अभी मैं बताऊँगा। बेहद हिमालय में जो है उत्तराखंड के क्षेत्र में जो है नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके बाद दूसरी जो है कामेट मानी जाती है। कामेट जिसकी ऊंचाई जो है 7756 मीटर है, 7,756 मीटर है, जो उत्तराखंड में कामेट की दूसरी पाई जाती है। प्रथम सबसे नंदा देवी पाई जाती है। नंदा देवी जैसे मैंने बताया कि 7,816 मीटर है, तो प्रथम हुआ, इसलिए मैंने बड़ा छोटा बनाया है। देखिए इसको बड़ा बनाया, इसके बाद ये बनाया, इसके बाद ये बनाया हूँ, ठीक है, इसके बाद ये बनाओ। तो आप सीधी सी बात, इतना एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, तो उत्तराखंड में सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई जो है 7,816 मीटर है। फिर पूछ लेता है क्वेश्चन जो है कि उत्तराखंड में दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, कामेट में जो है 7,756 मीटर हम बताएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है दूसरा सबसे ऊंची चोटी। आप इस तरीके फिगर बनाइएगा और फिगर में लिखिएगा। एक बार अगर फिगर समझ गए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, मेमोरी में सेव हो जाएगा, तो आपको कभी डिलीट नहीं होगा। बस आप क्वेश्चन देखते कर जाएंगे, रटना नहीं है, बस आपको समझना है और मेरे साथ दोहराना है। कहने का मतलब मेरे साथ दोहराना। आते हैं फिर, अभी मैं एक डबल करूँगा, आप समझिए। फिर पूछ लेता है कि पूछ लेता है कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ किन 2 पर्वतों के बीच पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, किन 2 पर्वत है, किसी को एक नाम दे दिया, किसी एक का नाम दे दिया। पूछते केदारनाथ किन 2 पर्वतों के बीच पाया जाता है, बंदरपूछ कामेट के बीच में पाया जाता है। पूछ लेता है गंगोत्री किन पर्वतों के बीच पाया जाता है, बंदरपूछ कामेट के बीच में पाया जाता है। यमुनोत्री पूछ लिया कि यमुनोत्री कहाँ पाया जाता है, तो यमुनोत्री जो है बंदरपूछ कामेट के बीच में पाया जाता है। बद्रीनाथ पूछ ले तो बद्रीनाथ किसके बीच पाया जाता है, बद्रीनाथ बंदरपूछ कामेट के बीच में पाया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं कामेट जो है यहाँ तक पढ़ लिए, कहने का मतलब उत्तराखंड जो है यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। आते हैं सीधे जो नेपाल में कितने पर्वत पाए जाते हैं। नेपाल में एक मुख्य पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट, जो है विश्व का पहला, मैंने बताया विश्व का सबसे पहला जो है माउंट एवरेस्ट है, जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। आप इसको पढ़िए, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं इसके बारे में। इसके ऊंचाई में कहीं कहीं मतभेद मिलता है, कहीं 8,850 मीटर मिलता है, लेकिन ये एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी जो है 8,848.86 मीटर मिलता है। लेकिन कहीं कहीं जो है कहते हैं कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ गया। मैंने बताया कि हिमालय की ऊंचाई किस तरीके बढ़ेगा, जब 2 प्लेटों का टकराव होगा, जो सबसे भारी प्लेट होगा नीचे जाएगा, और जो सबसे हल्का होगा ऊपर जाएगा। कहने का मतलब सीधे से आप जानिए हिमालय का जो है अंगारालैंड का जो प्लेट जो है हल्का है, और हमारा जो है प्रायद्वीपी जो है उप महाद्वीपी जो है, जो भारत जो जाके इस पर प्लेट टकराया है, जो गोंडवाना लैंड का माना जाता है, वो जाके इस टकराया, तो जितना टकराएगा उतने इस क्षेत्र में जो है भूकंप आएंगे। जिसे आपने सुना होगा कि 2012 या 14 में, समथिंग 2012, 14 या 15 में
भूकंप लगभग आए दिन दूसरे तीसरे आते जाते थे, आते जाते थे। और नेपाल में बहुत क्षतिग्रस्ती मतलब बहुत नुकसान हुआ था। वहाँ माल हानि जो है, बहुत चीज़ें जो है बहुत मतलब लोग मर गए थे, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी गिर गई थी, मतलब बहुत हानि पहुँची। तो वहाँ यही कारण है कि नेपाल हमारा जो है, नेपाल मैंने बताया कि नेपाल मैंने आपको बताया भारत के नक्शे में, नेपाल मैंने बताया कि भारत के नक्शे में यहीं समझ लीजिएगा, नेपाल हमारा यहीं बसता है। तो हमारा मैंने बताया गोंडवाना लैंड का जो है इस तरीके जो है जाके टकराया है। तो हिमालय का क्षेत्र यही पलता है, जितना ये टकराएगा, जितना ये इसकी वेग बढ़ेगी, इतना ही जो है नीचे जाएगा और हिमालय का क्षेत्र बढ़ेगा। तो इसीलिए लोग इस टाइम मीडिया में चल रहा था। हम आपको इस चीज़ें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको जोड़ने के लिए, क्योंकि आपको इस समय मीडिया में चल रहा था कि हिमालय का जो है कि अब वैज्ञानिकों ने बताया कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही थी, हिमालय की ऊंचाई ऐसे ही बढ़ी। इसके बाद कहीं कि ये हिमालय मतलब माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई ये बढ़ी। तो माउंट एवरेस्ट का कहने का मतलब माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई जो है जो विश्व का सबसे प्रथम भी सबसे ऊंची चोटी है। इसका 8,848.86 और कहीं कहीं 8,850 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी इसको आपको बताए हैं। आते हैं समझते हैं आगे, फिर आते हैं आपका यहाँ तक पढ़ लिए। फिर देखते हैं नेपाल में कौन कौन सी पर्वत पड़ती है, बेहद हिमालय, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय में, पर्वत श्रेणी में। तब आते हैं जिससे मैंने बताया कि देखिए धौलागिरी, धौलागिरी जिसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है, 8,167 मीटर है। मैंने देखिए नोट किया है यहाँ पे, ये नेपाल में पड़ता है। देखिए मैंने एरो बनाया, इस पर मत जाइएगा आप, ये बॉर्डर है उत्तराखंड नेपाल का, ये पड़ता है नेपाल में। इसका जो है धौलागिरी 8,167 मीटर और अन्नपूर्णा जिसकी ऊंचाई जो है ये भी नेपाल में पड़ता है। अन्नपूर्णा जिसकी ऊंचाई 8,191 मीटर, 8,091 मीटर जो है पड़ता है, 8,091 मीटर। फिर आते हैं मंसालू है, फिर गौरी शंकर है, फिर छुई है। देखिए ये सब क्रम है, कहने का मतलब नेपाल में सब क्रम है। बेहद हिमालय के पर्वत श्रेणी में ये उत्तराखंड के क्षेत्र में है और इसे नेपाल के क्षेत्र में है, जिसका जो है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छुई ये सब पर्वत श्रेणी है। इसके बाद मेन पर्वत श्रेणी जो है हमारा जो सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया है, इसे नेपाल में पड़ता है। नेपाल में इसके जो भारत में इसका माउंट एवरेस्ट पड़ते हैं, नाम से जानते हैं। भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम जानते, अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ। इसके बाद नेपाल में जो है सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और तिब्बत मतलब चाइनीज, जिसको तिब्बत और चाइनीज को चोंगोलुंगम के नाम से जानते हैं। चोमोलुंगम जिस तरह जानते हैं, चाइनीज चू चा चू करते हैं, तो इसे आप समझिए, याद कीजिए कि तिब्बत में लुंगम के नाम से। एक क्वेश्चन पूछता है कि नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट को। अब ये तो मान लो पहले पूछा, लेकिन अब ये पूछे जाते हैं दो, इसीलिए मैंने नोट कराया कि नेपाल में सागरमाथा का नाम से जाना था, तिब्बत में जो है चोमोलुंगम के नाम से जाना जाता था। फिर आता है मैकालू जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। मैकालू जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। कहने का मतलब आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए, यहाँ तक नेपाल का क्षेत्र। इसके बाद यहाँ जो है सिक्किम का क्षेत्र है। सिक्किम इधर जो है सबसे लास्ट में जो है अरुणाचल प्रदेश है। आते हैं जब मतलब यहाँ तक आप लोग यहाँ पढ़ लिए, अब सब लोग फिगर बनाइएगा, इस चीज़ को फिगर बनाइएगा और अपने दिमाग में लगाइएगा। फिर आते हैं मैकालू 8,586 मीटर। फिर आते हैं कंचनजंगा बेहद हिमालय मतलब हिमाद्री की सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इससे कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है, दे देता है कि देखिए मैंने बताया कि K2 जो है K2 जो है POK, कहने का मतलब भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान का अधिकार है POK। जो सियाचिन मैंने बताया था, सियाचिन बताया था आपको। तो ये जो है पाकिस्तान का जो है कब्जा इस पे है, तो कहने का मतलब भारत का हिस्सा है। तो इस पे जो है मतभेद के कहते हैं कि लेकिन भारत का हिस्सा ही है, हम इसको जो है भारत का ही मानते हैं। और लेकिन कहीं कहीं मिलता है कंचनजंगा, आपका जो है कन्फ्यूज करेंगे। कंचनजंगा भारत की सबसे लिखता है, भारत की
भारत की कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, लेकिन आप इस पे कन्फ्यूज मत होइएगा, भारत की नहीं है, बेहद बेहद मतलब बेहद जो है हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ कि ये नाम से, इस नाम को आपका दिमाग में जाए, कहीं क्वेश्चन आए तो यहाँ से गलत ना आए, क्योंकि मेरे तरह आप भी दोहराइए। फिर अगर इसीलिए इस पर्वत श्रेणी का जो है सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, कंचनजंगा है, कंचनजंगा है, कंचनजंगा है। तो आप समझ जाइए, तो कहने का मतलब अब यही जानिए कि ये भारत नेपाल के सीमा के पास पड़ता है, लेकिन ये भारत में पड़ता है, ये भारत में ही पड़ता है, लेकिन भारत नेपाल के सीमा पे पड़ता है, भारत के नेपाल पे सीमा में पड़ता है। तो इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, 8,586 मीटर है, 8,586 मीटर है। मैंने ये भी बताया था कि ट्रांस हिमालय में बताया था, काराकोरम में K2, और लद्दाख में मैंने बताया था आपको, लद्दाख में मैंने बताया था आपको, लद्दाख में क्या बताया था याद नहीं आ रहा है, लद्दाख में मैंने बताया था, याद नहीं आ रहा है, हाँ राकापोसी बताया था। लद्दाख में राकापोसी जो विश्व में सबसे ढाल वाला, सबसे नोकीला, कहने का मतलब सबसे नोकीला जो है पर्वत श्रेणी है, विश्व का सबसे नोकीला पर्वत श्रेणी, सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत श्रेणी बताया था। इसके बाद लद्दाख में मैंने बताया, इसके बाद हमें आता बेहद हिमालय में बता रहा हूँ, बेहद हिमालय का, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, बेहद हिमालय में जो है कंचनजंगा जो है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है, जो नेपाल के भारत और नेपाल की सीमा है, लेकिन भारत पे ही स्थित है, भारत में स्थित है। इसके बाद यहाँ से जो है भारत में सिक्किम में स्थित है, भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद आते हैं नामचा, नामचा जो है नामचा बारवा, जिसका जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित पर्वत श्रेणी है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका जो है ऊंचाई 7,782 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 7,782 मीटर है। फिर एक बार हम दोहराते हैं, देखिए मेरा क्या है कि आपके दिमाग में आता है, अभी मैं पढ़ाऊँ बार, एक दिन की क्लास है आपकी, हिमालय की पर्वत श्रेणी जो है तीनों जो है चारों बताना, एक दिन क्लास है, बस 1.5 घंटे क्लास है, लेकिन मैं जो है आपको समझाने जो है आपको याद कराने। फिर आते हैं, आप इसको मैंने पढ़ा दिया है कि देखिए इसके बीच में बंदरपूछ कामेट के बीच में केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ पर्वत पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ अगर पूछ लिया कामेट दूसरी जो है उत्तराखंड की दूसरी मानी जाती है, और नंदा देवी पहली मानी जाती है। फिर इसमें जो है आते हैं नेपाल में सबसे सर्वोच्च चोटी नेपाल का भी माना जाएगा, लेकिन साथ साथ विश्व का ये माना जाता है, विश्व का है, और नेपाल का भी आप कह सकते हैं। तो आप जो है विश्व का जो है, क्योंकि जब विश्व का कहा तो हर देश से है ना, हर राज्य से, हर मतलब कंट्री से, कहने का मतलब नेपाल का है, नेपाल का भी माना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, कहीं मतभेद है, तो वैसे मैं बताया कि NCERT के में बताया, कहीं 8,850 मीटर के नाम से लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन आप इसी को सही मानिए क्योंकि NCERT की मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आइए आते हैं, देखिए इसमें मैं बताया कि अन्नपूर्णा, जिसमें मनसालू, गौरी शंकर, छुई, इसके बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम है, और नेपाल में सागर माता के नाम जाना जाता है, और तिब्बत में चोमलुंगमा नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं मैकालू, जिसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है। फिर कंचनजंगा इस हिमालय से जो है सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय और आंतरिक हिमालय का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो इसमें जो है जो सिक्किम राज्य में, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, और भारत और नेपाल के बॉर्डर के स्थित है, ठीक है। फिर आते हैं बॉर्डर, मतलब इस तरीके बॉर्डर है ना भारत नेपाल, मैंने बताया कि भारत इस तरीके यहाँ पे है ना, तो इस तरीके आप इस तरीके मत जाइएगा, ये तो मैं खाली राज्य में बांटा है, करेंगे मतलब इस तरीके है ना, नेपाल यहीं तो स्थित है, तो यहीं तो है, अब इस तरीके पर्वत गया है, तो कहने का मतलब इस तरीके, ठीक है, जिसका ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है। आते हैं सीधे, आप पूछ लिया बेहद हिमालय का, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई पूछ लिया, तो औसत ऊंचाई क्या करेंगे, औसत ऊंचाई
जो है 81 मतलब 6100 मीटर, सॉरी औसत ऊंचाई 6100 मीटर। इसके बाद बता दें कि हिमालय का निर्माण समांतर वलय, मैंने बताया कि समांतर वलय, मैं बताया नवीन वलित, मैंने बताया ना कि इस तरीके है, इस तरीके है, तो वही है समांतर वलय की श्रेणी में श्रेणी से हुआ है। इससे प्राचीनता जो है, मतलब कहने का मतलब तीनों में से जो है सबसे प्राचीन जो नवीन वलित मतलब जो नए बने हैं, और कहने का मतलब नए में जो सबसे नया बना है जैसे नवीन वलित, जिसको अवसादों द्वारा जो है इकट्ठा प्लेटों द्वारा किया गया है, तो सबसे प्राचीनतम बेहद हिमालय कहा जाता है। फिर आते हैं भारत में, भारत के उप हिमालय के क्षेत्र में सहारे, उप हिमालय के क्षेत्र कहने मतलब हम लोग मैदानी भाग है, मैदानी भाग, ये सब जितने मैदान कहते हैं मैदानी भाग हम लोग पढ़ते हैं। मैदानी भाग में सभी अच्छी मिट्टी पाई जाती है, सबसे अच्छी खेती भी होती है। तो जितने भी नदियों द्वारा अवसादे जो लाए गए हैं, तो इस जो है इसके सहारे से जब टकराया है, अगर इस तरीके है करने का मतलब अगर भारत अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड से जो ट्रांस हिमालय है, अंगारा लैंड ये भारत के उप प्रायद्वीप जो है उप महाद्वीप है, जो गोंडवाना लैंड का जो है, जब ऐसे इसके नीचे जाएगा तो ऊपर उठेगा नहीं उठेगा, जिसके ऊपर जाएगा तो उसको उठेगा ऊपर, तो इसके सहारे टीका, अगर ये पीछे हो जाएगा तो नीचे जाएगा। कहने का मतलब उसके सहारे उसके विस्तारित समतल मैदान को भंवर के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन इसलिए हम जान लाए हैं, भंवर के नाम से जानते हैं, भंवर के नाम से भंवर कहा जाता है, मतलब उसके जो टीके हैं, उसके समतल पर टीके हैं, उसके भंवर के नाम से जानते हैं। इसके आंतरिक भाग में क्या क्या पाए जाते हैं, क्यों कौन सी चीज़ पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि आइए आर्किन चट्टाने, ग्रेनाइट चट्टाने, नीस शिष्ट जो है तथा कुछ हिस्से जो है कारांतरिक औषधि, मतलब मैं बताया कि औषधि शैलों से निर्मित। कहने का मतलब इसमें कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें जो है मछलियाँ जब नीचे वाला जो है भारत जो है, जब इसकी घनत्व ज़्यादा थी तो नीचे दबेगा, जो हल्का ऊपर, अभी दो कार जो है लड़े, एक जो है फॉर्च्यूनर लड़े, एक जो है आल्टो लड़े, तो आल्टो हल्की होगी तो सीधे से उड़ जाएगा, जो है कहने में उड़ जाएंगे, तो अब जो फॉर्च्यूनर रहेगा तो इसके नीचे जाएगा। तो यही नाते से जो आप समझिए कुछ हिस्से कारांतरिक अवसादे से निर्मित है। कहने का मतलब वहाँ पे जितने मछली दब गए थे तो उसके वैज्ञानिक द्वारा जो है खोजा गया, तो इसमें वहाँ मछलियाँ हर जगह जो है अवसादे पाई गई हैं, जिसमें बहुत ऐतिहासिक चीज़ें पाई गई हैं। तो इसी बेस पता करते हैं कि हमारा जो है प्लेट इस तरीके निर्माण हुआ। ठीक है, आते हैं अब यहाँ तक कि हुआ, आपको यहाँ तक हुआ। आते हैं थोड़ा सा महान जो है, अब ये बेहद हिमालय हो गया, आते हैं मध्य हिमालय, लघु हिमालय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि इसको कल ही पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप जानेंगे तो ठीक रहेगा। इसको कल ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसके लिए जो है थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। पढ़ाना था तो उसको भी अभी देखते हैं, और टाइम मिल जाएगा तो इसी में पढ़ा देंगे, नहीं तो इसको नेक्स्ट वाले में पढ़ाएंगे, क्लास के ऊपर है। आप लोग समझ गए हैं, और सभी लोग जिस तरीके मैंने बनाया था इस तरीके बनाइएगा, और आपको जो है याद करा देंगे, इतना जानिए बस, कहीं जाना नहीं है, आपको याद करा देंगे। मध्य हिमालय अभी देखते हैं, अगर थोड़ा सा रहेगा तो बता देते हैं। हिमालय या लघु हिमालय, इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने नैनीताल जो है, नैनीताल और देहरादून है, इसी हिमालय पे पड़ता है। इसी हिमालय पे जो पर्यटन हम लोग जाते हैं घूमने, यहाँ पर्यटन स्थल भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छे सौंदर्य जगह, क्योंकि ये मैदानी भाग में ढाल वाले जगह है, इसमें छोटे छोटे जो है मुलायम घास पाए जाते हैं। तो उसी लिए जो है यहाँ पे लोग, आप गए भी होंगे, कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग घूमेंगे। अगर नहीं गए होंगे तो आप अभी नहीं घूमने गए हैं तो नौकरी मिलने के बाद, जॉब मिलने के बाद, सरकारी नौकरी मिलने के बाद, जब पैसे आने, छुट्टी मिलेंगे तो ज़रूर घूमने जाइएगा, क्योंकि भ्रमण करना बहुत ही अस्थायी ज्ञान होता है। तो आपको पता ही है भ्रमण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाया भी जाता है, आप शिक्षण में पढ़े होंगे कि भ्रमण करना
अस्थायी ज्ञान होता है, इसलिए टूर पे ले जाया जाता है, बच्चों दिखाया जाता है, क्योंकि नज़दीक देख के पढ़ना अलग की बात है जानना, और इस तरीके की किताबें पढ़ना अलग की बात है। ठीक है, आते हैं हिमालय के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। हिमालय के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि आप समझिए, क्योंकि अगर देखते हैं कितना है, वैसे पूरा करो तो हो जाए, कम से कम आपका 20-25 मिनट लगेंगे। कर दें क्या? ये हिमालय के जो है, हिमालय का जो है पर्यटन स्थल के नाम से जाना जाता है। किस क्या? पर्यटन स्थल के नाम से। यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। ठीक है, क्या पर्यटन के लिए पर्यटन के लिए मशहूर है। फिर आते हैं ये भाग, ये जो है मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय में जो है 4 भाग होते हैं, हमें भी बता चुके हैं, तो आपको 2 भाग पढ़ा चुके हैं, अब तीसरा भाग चल रहा है, तो आप पढ़िए। इसमें कहने का मतलब कहने का मतलब ये मध्य हिमालय, लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये पर्यटन स्थल के रूप में मतलब जाना भी जाता है, और इसकी ऊंचाई जो है लगभग जो है 1800-3000 का मीटर के मध्य माना जाता है, और इसकी ऊंचाई 1800-3000 के मीटर माना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई, कहने का मतलब लघु हिमालय की और मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3000 के मध्य माना जाता है। फिर यह शिमला, फिर आते हैं इसी के पास इस तरीके आप लिखिएगा, इसी के पास शिमला, आप लोग बहुत लोग घूमने भी गए होंगे, शिमला, कुल्लू, अभी आगे बताएंगे, कुल्लू, शिमला, कुल्लू, मनाली, इसका नाम सुनते ही आप चौंक गए होंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही अच्छी जगह है। और मसूरी करने का मतलब इसी के पास, करने का मतलब मध्य हिमालय, लघु हिमालय यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है, और इसकी औसत ऊंचाई 1800-3000 के मीटर के करीब है। और इसके पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल और हरिद्वार भी होगा। एक और है डलहौजी, ये डलहौजी मत जाना, डलहौजी, ठीक है, डलहौजी। रानीखेत, ये सब घूमने वाला जगह है। रानीखेत, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल लिखिए, चाहे पर्यटन स्थल ठीक रहेगा, स्थल है। आते हैं, कहने का मतलब मध्य हिमालय पे यह भाग पर्यटन के नाम से, पर्यटन स्थल के नाम से मशहूर है।
और इसके ऊंचाई, औसत ऊंचाई 1803 के मीटर है। इसके पास में शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी और इसमें रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। ये सब नाम सुनते आपको मज़ा आ गया होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें सुनने में मतलब इतना अच्छा है, देखने में क्या होगा। और यहाँ की ढाले या ढालों पर यहाँ मैंने बताया कि यहाँ के ढालों पर छोटी छोटी घास के रूप में के मैदान पाए जाते हैं। घास के रूप में मैदान पाए जाते हैं आते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ घास के पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग नाम से जाना जाता है, या मर्ग कहते हैं। मर्ग कहते पूछा जाता है मर्ग होता क्या है, कभी कभी पूछा, लेकिन आपको बताने के लिए आप जानिए कि इसी के पास कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत जैसे आदि जो है प्रमुख पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। यह सबसे यहाँ की ढालों पर, मैंने बताया कि यहाँ ढालों पर घास की छोटी घास की जो है मैदान पाई जाती है, और साथ में जो है घास के छोटे मैदान पाए, चाहे घास के रूप में घास के रूप के छोटे यहाँ छोटे बना लीजिएगा, या मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। छोटे मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीरी मर्ग भी कहते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, मर्ग कहते हैं। आते हैं फिर, और जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दो नोट करवा रहे हैं, थोड़ा नोट करिएगा। सोनमर्ग, गुलमर्ग, आप नाम सुने होंगे। सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग। कहने का मतलब, सीधे आ जाइए आप, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से, मतलब दोनों हिमालय एक ही है नाम से, दोनों इस नाम से भी जाने जाते हैं, इस नाम से भी जाने जाते हैं, ये मध्य हिमालय। तो यह भाग पर्यटन स्थल के रूप में पर्यटन के लिए मशहूर है, ठीक है, सॉरी, मशहूर है। इसकी ऊंचाई 1803 मीटर है, और उसकी औसत ऊंचाई कहने का मतलब, अब इसके पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल और डलहौजी, रानीखेत जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। जैसे यहाँ के ढालों पर घास के छोटे रूप में मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा मर्ग पाए जाते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है। आते हैं सीधे आपको अब दर्शन कराते हैं मैप का। इतना तो मतलब इसका वो था किस तरीके क्या है, कहने का मतलब आपका इसमें भी पूरा हो जाएगा। आते हैं मध्य हिमालय, लघु हिमालय। मध्य हिमालय, हिमालय कहने का मतलब मध्य हिमालय, लघु हिमालय। अभी बता देंगे, ये नहीं भूलेगा आपको,
ये थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल बताना इस रूप में, लेकिन इस पे नहीं भूलेगा, किस पे क्या है नहीं भूलेगा। आते हैं सीधे जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर जो पीर पजल आप सुने होंगे, इस चीज़ को कहाँ पाया, ये पर्वत जो है कहीं अभी जिक्र नहीं उसका पहले, ये मध्य हिमालय का एक भाग है, जिसका जो है मध्य हिमालय का भाग है, जिसको जम्मू कश्मीर पड़ता है और पीर पंजाल के नाम से जाना। कहीं कि आपको जो है पढ़ाते हैं जो है इसमें ट्रांस हिमालय में पढ़ाते हैं, लेकिन गलत है। ट्रांस हिमालय का बेहद हिमालय में पढ़ाते हैं, ये मध्य हिमालय में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट आते हैं जम्मू कश्मीर पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार ना, हाँ धौलाधार। इसके बाद आते हैं मसूरी पर्वत, उत्तराखंड में है। मसूरी पर्वत। इसके बाद ये है नेपाल में पड़ता है, जो महाभारत के नाम से भी जानता है, काठमांडू पर्वत। काठमांडू पर्वत। काठमांडू पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है नेपाल में पड़ता है। महाभारत पर्वत भी कहते हैं, नेपाल में महाभारत पर्वत भी करते हैं। और काठमांडू जाने रहे नेपाल का हिस्सा है, और जो काठमांडू घाटी के नाम से जाना जाता है, काठमांडू घाटी के नाम से जाना जाता है। फिर काठमांडू नाम से जाना जाता है, काठमांडू के नाम से जाना जाता है, जिसमें काठमांडू शहर बसा है। मांडू शहर, काठमांडू शहर बसा है। आते हैं ठीक है। अब आते हैं पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल। मैं बताया कि यहाँ पे मुलायम घास के मैदान, मैं बताया ना, जम्मू कश्मीर मैदान पाए जाते हैं, मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें हमने बताया अभी, इसको जो है मर्ग के नाम से जाने जाते हैं, मर्ग के नाम से जानते हैं। यह जाना जाता है। आते हैं हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे गलती दी है, हिमाचल प्रदेश ऊपर है। धौलाधार जो या HP लिख दिए, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। धौलाधार जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसमें मुलायम के घास के मैदान, इस यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुलायम घास के मैदान मिलते हैं, मुलायम घास के मैदान मिलते हैं। ठीक है, मुलायम घास के मैदान मिलते हैं, जिनको जो है अभी मैं बताया, जिनको जो है बुआल और प्याल,
बुगाल या पयाल, बुगाल या पयाल नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं मसूरी, जो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। फिर आते हैं जिसपे दून घाटी स्थित है, दून घाटी स्थित है, दून घाटी जिसे हम देहरादून, देहरादून दून शहर स्थित है, दून शहर स्थित है, देहरादून शहर स्थित है ना। फिर आते हैं देहरादून, रुकिए रुकिए, इसमें 2 भाग है यार। इस पे देहरादून घाटी, दून घाटी पे देहरादून, दून घाटी पे देहरादून, देहरादून देहरादून हाँ देहरादून, देहरादून और ताल घाटी, ताल घाटी स्थित है, दून घाटी ताल घाटी देने कहने का मतलब दून घाटी ताल घाटी जिस पे हम नैनीताल स्थित है। इसको यहीं लिख दीजिए या कि तो यहाँ बना लीजिए, रुकिए गलत यहीं बना दे रहे हैं ना, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे जो है दून घाटी, कन्फ्यूजन नहीं होगा, दून घाटी ताल घाटी जिस पे देहरादून शहर बसा है, इस पे जो है नैनीताल, जो बहुत बताया कि बहुत मशहूर है, नैनीताल शहर बसा है, नैनीताल शहर बसा है या नैनीताल बसा है, नैनीताल कह लीजिए, नैनीताल बसा, शहर नहीं, ठीक है, क्योंकि शहर नहीं है, पर्यटन स्थल है ना वो, देहरादून शहर है, नैनीताल ताल घाटी पे नैनीताल बचा है। फिर इसके बाद आते हैं उत्तराखंड में, सब उत्तराखंड मसूरी पर्वत पे है, मसूरी पर्वत पे दून घाटी ताल घाटी, दून घाटी पे जो है देहरादून शहर बसा है और ताल घाटी पे नैनीताल बसा है। फिर आते हैं इस पे जो है, इस पे भी घास के मैदान पाए जाते हैं, इस पे भी घास के मैदान पाए जाते हैं, जो मुलायम घास, मुलायम घास के मैदान मिलते हैं। और इसको जो है मुलायम घास के मैदान मिलते हैं जिसके हम जो है द्वार या हरिद्वार के नाम से जानते हैं, द्वार हरिद्वार के नाम से जानते हैं ना। अब आते हैं सीधे, समझिएगा, टाइम ज़्यादा हो गया क्या, समझिएगा। मध्य हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय लघु हिमालय, मध्य हिमालय लघु हिमालय पे जम्मू कश्मीर, पीर पंजल, धौलाधार, मसूरी, काठमांडू पर्वत मिलते हैं। जिससे मैं बताया, मैं आप समझिए जो है पीर पंजल जम्मू कश्मीर में मिलता है, जिसमें घास के मुलायम घास के मैदान पाया जिसे मर के नाम से जाने जाते हैं। फिर धौलाधार जो हिमाचल प्रदेश पड़ता है, जो मुलायम घास के मैदान पाया था जिसे
बुगाल या पयाल के नाम से जाने जाते हैं। फिर मसूरी पर्वत में दून घाटी, ताल घाटी, ताल घाटी जिसमें देहरादून शहर बसा है और नैनीताल बसा है। फिर इसके आगे इसमें घास के मैदान पाते हैं जिसको इसमें हरिद्वार बसा है। फिर आते हैं काठमांडू पर्वत नेपाल में महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। फिर एक काठमांडू घाटी भी है, उससे काठमांडू शहर बसा हुआ है। अब यहीं हम समाप्त हुआ। इसके बाद आपको शिवालिक हिमालय पढ़ाना है, नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। क्लास लंबी हो गई दोस्तों, नमस्कार, पढ़ते रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।